नमस्कार। इस वक्त हम जिस शख्स से जुड़े हैं, ये शख्स किसी परिचय के मोहताज नहीं है। समेली कटिहार के क्षेत्र में इनका एक अलग ही शिक्षा के क्षेत्र में रुतबा है। आज हम जिस शख्स से जुड़े हैं वे धर्मपुर गांधी उच्च विद्यालय कृष्णनगर के एक लोकप्रिय शिक्षक, कोच और मेंटोर हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे टॉक विद संतोष से जुड़ने के लिए। आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। नमो बुद्धाय। सर, एक शिक्षक कई आकांक्षाओं के साथ एक नए विद्यालय में आता है कि वहाँ के माहौल किस तरह के होंगे, क्या परिवेश होंगे। तो सर, हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि आप एक बीपीएससी एस्पिरेंट रहे हैं स्टार्ट से, फिर आपने शिक्षक की भूमिका में आया और शिक्षक की भूमिका में आपने आकर इस क्षेत्र में जो नाम कमाया, जो प्रसिद्धि प्राप्त की, वो सफर कैसा रहा सर? मार्च 2007 की बात है। जब मेरी नियुक्ति कटिहार में एक नियोजित शिक्षक के रूप में हुई, तो ज्वाइनिंग करने से पहले मैं विद्यालय देखने के लिए आया था और दिन रविवार था। लेकिन यहाँ के जो पूर्व और अब स्वर्गीय हो गए हैं आदरणीय मेरे लिए श्री सुशील बाबू, वो थे उस दिन प्रेजेंट थे स्कूल में, और राजीव बाबू जो यहाँ के उस समय के कन्या लिपिक थे वो भी प्रेजेंट थे, और आदेशपाल के रूप में प्रभास जी भी थे। जब मैं रविवार के दिन विद्यालय देखने के लिए आया तो इन लोगों से मेरी मुलाकात हुई। मैं जैसे ही गाड़ी से नरैया में उतरा तो मैंने पूछा कि विद्यालय किधर है, तो लोगों ने बताया इशारा करते हुए कि वही विद्यालय है। तो मैं मायूस हो गया था, और लेकिन फिर भी मैं देखना चाहता था कि विद्यालय कैसा है। मैं आया, सर लोगों से मुलाकात हुई और सर लोगों से बातचीत भी हुई, काफी चीज जानकारियां भी प्राप्त हुई इन लोगों से। अब मैं यह तय करके गया कि ये बहियार में कहा जंगल झाड़ में अवस्थित विद्यालय है, मेरा नियुक्ति यहाँ पर होकर के मेरे लिए सही नहीं होगा। और मैं यहाँ से नेगेटिव भाव लेकर के यहाँ से लौट गया। फिर भागलपुर, जो कि मेरी पढ़ाई सारी भागलपुर में ही हुई और उसी में हम तैयारी भी कर रहे थे। लेकिन काफी थिंकिंग करने के पश्चात, चूंकि मैं बीपीएससी एग्जामिनेशन भी दे रहा था, मुझे लगा कि हाई स्कूल है, चाहे जैसा भी होगा मुझे ज्वाइनिंग कर लेना चाहिए। और मैंने ज्वाइनिंग इसी मकसद से किया कि हाई स्कूल में पढ़ना और पढ़ाना है, इससे मेरा बीपीएससी की तैयारी में भी काफी ज्यादा आसान होगा, उसकी सहूलियत होगी मेरे लिए। और मैं सारे नेगेटिव पॉइंट को भूलते हुए मैं इस विद्यालय में 12 मार्च 2007 को ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के कुछ ही दिनों के बाद मुझे एहसास हो गया कि जो मेरे माइंड में जो नेगेटिव भाव था विद्यालय को लेकर के, वो खत्म हो गई। क्योंकि यहाँ का माहौल, यहाँ का अनुशासन, यहाँ के तमाम स्टाफ का व्यवहार और वो सहयोगात्मक व्यवहार था, तो काफी मुझे अच्छा लगा और मुझे एहसास हुआ कि मैं सही जगह पे आया हूँ और मेरी जो सोच है उसके अनुकूल यह जगह है। और तब से लेकर के मैं आज यहाँ पर हूँ। बीपीएससी एग्जामिनेशन में लगातार दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश मेरी उसमें सफलता नहीं मिल पाई। सर, ये आपका पहला विद्यालय था जब आपने यहाँ पर योगदान देना प्रारंभ किया था? जी, मैं तो चूंकि बीपीएससी की तैयारी कर रहा था भागलपुर में, और ये मेरे लिए फर्स्ट विद्यालय है एज ए शिक्षक के रूप में जी। और अभी तक यही हूँ। सर, जिस वक्त आपने इस विद्यालय में अपना योगदान देना प्रारंभ किया था, उस वक्त का माहौल और वर्तमान समय के माहौल में अब तक क्या परिवर्तन सर देखने को मिला है? देखिए, बातें हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की उक्ति को हम रखना चाहेंगे कि जब संविधान निर्माण हुआ था तो उनसे पूछा गया था कि आपने कैसा संविधान बनाया जी। उनका जवाब था कि किसी भी देश का संविधान चाहे जितना अच्छा हो, अगर उसे लागू करने वाले अगर सही नहीं है तो वो संविधान कारगर साबित नहीं हो पाएगा। अगर किसी भी देश का संविधान अगर जितना भी खराब हो, अगर उसे उस खराब
संविधान को भी लागू करने वाला अगर शासक अगर अच्छे होंगे तो वह देश तरक्की करेगा। इसी संदर्भ में ये कहना चाहूंगा कि जिसमें हम लोग आए थे, 2007 की बात है, तो उस समय के सभी लोगों को, ऑपरेशन विद्यालय के तमाम लोगों का एक ही मकसद था कि अनुशासन, पढ़ाई, और इसमें क्षेत्र के गण्यमान्य लोगों का, आम लोगों का भी सहयोग काफी मिलता था और हम लोग काफी आगे बढ़े। उस समय से तुलना अगर अभी किया जाए तो काफी ज्यादा परिवर्तन हुआ है। और परिवर्तन चूंकि हर क्षेत्र में परिवर्तन हो गया है, तो विद्यालय के भी माहौल में परिवर्तन आया है। लेकिन आज भी जो धर्मपुर गांधी उच्च विद्यालय कृष्णनगर है, यह विद्यालय इन तमाम कठिनाइयों के बावजूद भी, तमाम गिरावटों के बावजूद भी, यह विद्यालय जिला में अपना सर्वोच्च स्थान रखता है और आज भी पढ़ाई और अनुशासन से कोई समझौता नहीं है। और आज भी हम लोग बदलते हालात में भी हम लोग प्रयासरत हैं कि विद्यालय को आगे ले जाएं। सर शायद आपको सर याद ना हो, हम भी इसी विद्यालय से सर 2011 के बैच में थे और यहाँ से ही हमने मैट्रिक का एग्जाम दिया था और द्वितीय श्रेणी से उस वक्त हमने यहाँ से प्राप्त किया था। इस वक्त हम लोग 2009 में सर जब 9th क्लास में एडमिशन लिए थे तो एक अलग माहौल था, क्योंकि हमारे बड़े जितने भी घर में बड़े भाई चाचा वगैरह हैं, सबों ने यहीं से पढ़ाई किया था और एक यहाँ का जो अनुशासन का माहौल बताया गया था, एक डर का माहौल था। लेकिन जब सर हम यहाँ पे आए थे तो आप लोगों ने जिस तरह से कोऑपरेटिव वो माहौल दिया था, जो अनुशासन सिखाया था, वह आज भी हम लोगों के जीवन में सार्थक है। और उस अनुशासन के वजह से ही सर आज हम जो कुछ भी है, हमें लगता है कि उसका बहुत ही बड़ा योगदान है। सर अनुशासन की बात अगर आए तो आज के बच्चों में सर नैतिकता और आत्मबोध का काफी कमी देखा गया है। एक शिक्षक इसे किस नजरिए से देखना पसंद करता है? आपको सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इसी विद्यालय से पास आउट हैं 2011 में, और अभी भी उस अनुशासन जो आपके टाइम का अनुशासन था विद्यालय का, उस अनुशासन से प्रभावित होकर के आज भी आप अनुशासित जीवन जी रहे हैं। तो ये लिए हम जैसे शिक्षकों के लिए काफी गर्व की बात है। ये 2011-2023 में हम लोग हैं, ये लगभग मोटा मोटी 10 साल के बाद भी अगर अनुशासन आप में कायम है और उसी गरिमा और विश्वास के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, तो हम लोगों के लिए गर्व की बात है। जहां तक अनुशासन की बात है, तो सिर्फ विद्यालय के कारण किसी व्यक्ति में अनुशासन आ जाएगा, ऐसी बातें नहीं है। विद्यालय एक प्रभावकारी भूमिका निभाता है, लेकिन सबसे बड़ी भूमिका उनका परिवार और समाज होता है। कहता है जैसा समाज वैसा व्यक्ति का निर्माण होता है, और जैसा व्यक्ति वैसा समाज का निर्माण होता है। तो फर्क है, आज से 15 साल 16 साल पहले का समाज और अभी के समाज में काफी अंतर आ गया है। उस समय के समाज टीचर के प्रति एक सहानुभूति रखते थे कि टीचर अगर किसी भी तरीके से अगर छात्रों को अनुशासन में कायम रखने के लिए अगर किसी भी तरह के अनुशासित करने का कार्य करते थे, तो गार्जियन कभी भी कदापि नहीं बोलते थे कि मेरे बच्चों के साथ आपने ऐसा ट्रीट क्यों किए। ऐसे सरकार का भी प्रतिबंध लगा दिया गया है कि आप किसी भी तरह के दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेंगे। और समाज का भी नजरिया बदल चुकी है, और समाज आज ये कहने के लिए तैयार है, सभी गार्जियंस की मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन बहुत हद तक गार्जियन है जो कहते हैं हमारे बच्चे को आपको सिर्फ पढ़ाना है, किसी भी तरह के अनुशासन की बात आप नहीं कर सकते। लेकिन इसकी संख्या बहुत कम है जी। और हमें लगता है कि विद्यालय और समाज और परिवार, अगर ये तीनों मिलकर के अगर अनुशासन का पाठ अगर विद्यार्थियों को पढ़ाया जाए, तो वो अनुशासित होंगे और पूरी जिंदगी अनुशासित रहने का प्रयास करेंगे। सर बच्चों में नैतिक ज्ञान और आत्मबोध का जो कमी है, क्या उसे सर एक और कारण हम देख सकते हैं कि बच्चे आजकल टेक्स्ट बुक अपने पाठ्य पुस्तक को पढ़ना पसंद नहीं कर रहे हैं, वे अन्य स्रोतों को अपना रहे हैं? क्या एक कारण ये भी हो सकता है? नहीं, इसे पाठ्यक्रम से अनुशासन का कोई लेना देना नहीं है। विद्यालय, किसी भी छात्र का जब जन्म होता है तो परिवार का प्रभाव होता है और फिर समाज का प्रभाव होता है, उसके बाद फिर विद्यालय की ओर मुखातिब होता है, तो विद्यालय का माहौल का व्यापक प्रभाव पड़ता है। पाठ्यक्रम से अनुशासन का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो जिसमें अनुशासन की पाठ की बात होती है, उसका भी है प्रभाव, लेकिन अगर आप
आप उस कोर्सेज को नहीं पढ़ पा रहे हैं, जी तो अनुशासन और पाठ्यक्रम में कोई सामंजस्य नहीं है। ये आपका विद्यालय का माहौल, परिवार का माहौल और समाज के माहौल का प्रभाव पड़ता है अनुशासन जी में। और ये तीनों का प्रभाव अगर पॉजिटिव है तो वो अनुशासित बच्चे होंगे और पूरी जिंदगी वो अनुशासित जिंदगी जी पाएंगे। सर, कुछ महीने बाद 2024 में इंटर और मैट्रिक के एग्जाम होने हैं। सर, उन छात्र छात्राओं को अब क्या रणनीति अपनाना चाहिए अब से? मैट्रिक और इंटर के परीक्षार्थी जी को यह समझ लेना चाहिए कि अब उनके पास टाइम की बहुत कमी है। जी फरवरी में उनका एग्जाम हुआ है, जी सर। फाइनल एग्जामिनेशन है। इंटर के लिए तो डमी एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया गया है। हाँ बिल्कुल, वो प्रोसेस जारी है जी और सर। तमाम चीजें वो परीक्षा से पूर्व ही सारी चीजें बोर्ड के द्वारा जी हो सर। जाएगा। लेकिन जहां तक एग्जामिनेशन के सवाल है तो अब समय नहीं है, ये अक्टूबर लास्ट है, आज हम लोग 31 अक्टूबर में हैं, जी सर। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीने का टाइम है। जी तो इंटर और मैट्रिक के परीक्षार्थियों को हम यही कहना चाहेंगे कि अब आप ज्यादा ना पढ़ें, जी नई चीजें पढ़ने का प्रयास ना करें, जो आप पढ़े हैं उसी का आप राइटिंग ज्यादा से ज्यादा करें। जी राइटिंग प्रैक्टिस ज्यादा करने से आप अच्छे अंक ला सकते हैं, जी या आने वाला कल में भविष्य निर्माण आपका हो सकता है। जी ये 3 महीना सिर्फ आप राइटिंग करें, जो आप पढ़े हैं उसका राइटिंग करने का प्रयास करें, प्रैक्टिस करने का प्रयास करें, और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप फायदे में रहेंगे। रिवीजन। जी, रिवीजन राइटिंग से लिख करके रिवीजन करना होगा, चाहे किसी भी सब्जेक्ट की बात हो। सर, क्या बच्चों को गाइड बुक का सहारा लेना चाहिए पूरी तरह से, या फिर अब तक जो पढ़ाया गया है उस नोट्स पे या फिर पुस्तक को रिवीजन बार बार करना सही रहेगा? देखिए, स्टूडेंट 2 तरह के होते हैं, जी सर। एक होता है टेस्ट मैच खेलने वाला, जी एक होता है 2020 खेलने वाला। जी सर। तो जो टेस्ट मैच खेलने वाला विद्यार्थी है, यानी वो विद्यार्थी जो शुरू से ही परीक्षा को लक्ष्य बना करके अपना अध्ययन अध्यापन करते हैं, उसको लेकर के किताब हो, टेक्स्ट बुक हो या गाइड हो या गेस्ट पेपर वगैरह हो, वो एक सहारा बन सकता है। जी सर। उसको संपूर्ण तैयारी हो इन सारी चीजों से नहीं हो सकती। जी आपका क्लास, आपका ट्यूशन का क्लास, आपका स्कूल का क्लास, आपका सेल्फ स्टडी घर में, जी यही आपका कारगर साबित होगा। कुछ बच्चे, दूसरे टाइप के बच्चे ये होते हैं कि वह एग्जाम नजदीक आएगा तो वो एक्टिव होते हैं। जी सर। तो ऐसे एग्जाम के टाइम में एक्टिव होने वाले बच्चों को लगता है कि क्या मैं पढ़ लूं, क्या गेस्ट पेपर पढ़ लूं, जी क्या सर। कुंजी का गाइड पढ़ लूं और मैं उसी पढ़ करके सफल हो जाऊंगा। जी आप पास कर सकते हैं, आप फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन भी कर सकते हैं, लेकिन आपके पास नॉलेज का अभाव होगा, जी और आने वाला कल में जब आप जो भी लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, वो लक्ष्य आपकी डिग्री से नहीं, आपकी ज्यादा आपका नॉलेज से होगा। जी सर। सर, बच्चों के साथ साथ अभिभावक का क्या रोल रहना चाहिए? आज के समय में अभिभावक बच्चों पर बहुत ही कम ध्यान देते हैं, तो अभिभावक के लिए भी कुछ ना कुछ ध्यान की आवश्यकता है बच्चों पर। अभिभावक के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे सर? देखिए, मुझे याद है कि जब हम लोग प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे और फिर उसके बाद आगे क्लासेस में जब तक गांव में रहे, और मेरी पढ़ाई लिखाई मैट्रिक तक तो गांव में ही हुई, तो गांव का माहौल और परिवार का माहौल ये था कि जब विद्यालय से लौट कर आते थे तो जो गार्जियंस होते हैं, पिताजी, भाई, अन्य अन्य कोई भी हो सकते हैं, जी वो सारे लोग देखते थे कि क्या आज इसका पढ़ाई हुई, जी कॉपी पलट कर देखते थे, उससे पूछताछ होती थी, हम लोगों से पूछताछ होती जी थी। स्कूल अगर किसी दिन नहीं जाते थे तो फिर सामने होता था, स्कूल तुम आज क्यों नहीं गया। ऐसे गार्जियन का आज के समय में अभाव है। आज के समय के गार्जियन ये सोचते हैं कि स्कूल चले गए, ट्यूशन चला गया मेरा बच्चा, इसके बाद कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आज के गार्जियन आज भी बहुत अच्छे अच्छे गार्जियंस हैं, अच्छे से कहने का मेरा मकसद यह है कि जो बच्चों पर ध्यान देने वाला गार्जियन, वो गार्जियन आज भी बहुत संख्या में है जो अपने बच्चों को गाइड करते हैं। तो आज के समय के गार्जियन को बच्चों को गाइड करना पड़ेगा। अगर आप बच्चों को गाइड नहीं करेंगे तो आप स्कूल और ट्यूशन के भरोसे आपके बच्चे का भविष्य का निर्माण नहीं हो पाएगा। सर, जब हम ये इंटरव्यू का प्लान कर रहे थे तो हमने एक छोटा सा साझा किया था कि अगर कोई छात्र अपने तैयारी को लेकर कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं सर से,
तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम सर से प्रश्न करेंगे। तो इसमें सर सबसे ज्यादा बीपीएससी और यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों ने बड़े ही सकारात्मक रूप से हम हमारे साथ प्रश्न साझा किया था। तो सर हम आपसे एक प्रश्न करना चाहेंगे कि आपका सफर बीपीएससी एस्पिरेंट के रूप में बहुत ही संघर्षों से भरा पड़ा रहा है। आज के समय में यूपीएससी और बीपीएससी जैसी तैयारी क्या रणनीति के साथ छात्र को करना चाहिए जिससे उसे सफलता मिले? इस संदर्भ में तो यही कहना चाहूंगा कि मैं खुद सफल नहीं हो पाया, तो मैं विशेष क्या कहूं, लेकिन जहां तक तैयारी के दरमियान में जो अनुभव हुआ है वो अनुभव को मैं साझा करना चाहूंगा और कहना चाहूंगा कि जो भी विद्यार्थी है अगर बीपीएससी या यूपीएससी जैसे एग्जाम को आप करना चाहते हैं, उसको सक्सेस करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले धैर्यवान बनना पड़ेगा और आपको लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा और जो सामाजिक या पारिवारिक जो दबाव है उसको भी झेलना पड़ेगा। अगर किसी बच्चे के द्वारा बीपीएससी या यूपीएससी कंप्लीट करना चाहता है तो सबसे पहले उनको ये देखना पड़ेगा क्या उनके परिवार के लोग कोऑपरेटिव हैं या नहीं, क्या इस परीक्षा के संदर्भ में उनकी भावना या उनकी समझ है या नहीं। अगर नहीं है तो उस स्टूडेंट को चाहिए अपने परिवार के लोगों को बताना कि मैं ये एग्जामिनेशन देना चाहता हूँ, सफल होना चाहता हूँ। आज के ये टाइम में देखा जाता है कि खासकर गार्जियन का ये मंतव्य होता है कि इसके सहपाठी, इसके बगल के गांव के कस्बे के कुछ छात्र अगर सफल हो जाते हैं रेलवे, बैंक, एसएससी वगैरह में, तो अपने बच्चों पर दबाव डालना शुरू कर देता है कि देखो फलना का बेटा कंप्लीट कर गया, तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो। अगर गार्जियन को ये कहना चाहेंगे कि अगर आप अपने बच्चों को अधिकारी बनाना चाहते हैं तो बच्चों पर इस तरह के दबाव देना बंद करना पड़ेगा और स्टूडेंट को यह चाहिए कि जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए तब तक लक्ष्य की ओर ही उसकी नजर होनी चाहिए। इस चीज में बाधाएं क्या आती है? एक बाधाएं आती है शादी की, खास करके लड़कियों के लड़की जो प्रतिभागी होती है, जो एग्जामिनी होती है, उसके प्रति शादी का दबाव काफी ज्यादा होता है। और जब 20 साल 25 साल में लड़के भी अगर कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, 25 साल 30 साल के, तो गार्जियन का दबाव आने लग रहा है आप शादी कर लें। गार्जियन को बिल्कुल दबाव नहीं डालना चाहिए और एक स्टूडेंट को, चाहे बॉयज हो या गर्ल्स हो, जो भी हो, तो उसको ये चाहिए कि जब तक लक्ष्य नहीं मिले तब तक हम इसी लक्ष्य के प्रति भागते रहेंगे। जहां तक इस परीक्षा का संदर्भ में है तो आपके पास इस परीक्षा से रिलेटेड नॉलेज होना चाहिए, जैसे इस परीक्षा के बारे में, इस परीक्षा के पैटर्न के बारे में, इस परीक्षा के सिलेबस के बारे में, ये से जानकारियां होनी चाहिए। अगर बिना इस तरह की जानकारियां मिले आप अगर तैयारी में लगते हैं तो आप संभवतः सफल नहीं हो पाएंगे। अपवाद स्वरूप सफल हो भी सकते हैं और आप चरणबद्ध तरीके से और सिलेबस के आधार पर अगर आप परीक्षा पैटर्न के आधार पर तैयारी नहीं करेंगे तो आप कदापि सफल नहीं हो पाएंगे। अपवाद हर चीज में होती है, अपवाद में बात नहीं करता। अगर सफल भी होंगे तो छोटा मोटा रैंक मिलेगा, एक अच्छा रैंक नहीं मिल पाएगा क्या सर? हाँ, अधिकारी बनने का हर स्टूडेंट का ये मोटो होता ही है कि वह अच्छा रैंक हासिल करें और जो खास करके अगर बीपीएससी की बात करेंगे तो लोग उसमें एसडीएम वगैरह, डीएसपी वगैरह बनना चाहते हैं और फिर यूपीएससी पास वाला भी आपका डीएम या आईपीएस या आईपीएस बनना चाहते हैं, आईएएस या आईपीएस बनना चाहते हैं। खैर उसका रैंक पर डिपेंड करता है कि वो किस रैंक पे ला करके अपना सफलता हासिल करता है और उसे प्राप्त करता है। दूसरा जो सवाल है सर इस सिविल सर्विस से जुड़ा, क्या सर छात्र यूपीएससी और बीपीएससी की परीक्षा सेल्फ स्टडी कर सफलता हासिल कर सकता है बिना कोचिंग के सहारा लिए? देखिए, जब परीक्षा देने वाले स्टूडेंट को जब उसका एनालिसिस करेंगे तो पाएंगे कि हर बार कुछ न कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो सेल्फ स्टडीज के कारण ही सफल हो जाते हैं, लेकिन उसकी संख्या नगण्य है। जी सर। जब वो कोचिंग क्यों करना चाहिए? कोचिंग इसलिए करना चाहिए, कोचिंग के पास सारा आइडिया होता है, उसके पास सारी मटेरियल्स होती है और आप ये नहीं कि आपको पढ़ने के लिए सिखाया जाएगा, आपको एक दिशा दिखाया जाएगा कि आपको इस दिशा में चलते हुए आप लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं और उसके पास सारा नॉलेज, कोचिंग संस्थान के पास सारा नॉलेज होता है। अगर आप कोचिंग का सहारा लेते हैं तो आपकी प्रबल संभावना होगी सफलता करने का। ये मैं कदापि नहीं कहता हूं कि सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट नहीं हो पाते हैं, लेकिन बहुत सारी दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ेगा। अगर वो आर्थिक दृष्टिकोण से सबल हैं
तो वह कोचिंग का सहारा जरूर लें, चाहे पटना हो, दिल्ली हो या अन्य कई जगह हो। अगर सबल नहीं है तो अगर प्रण कर लिए, उठान लिए मुझे कंप्लीट करनी है, तो घर पर भी आप मेहनत कर करके सेल्फ स्टडी करके सफलता अर्जित कर सकते हैं। सर एक थोड़ी सी भूल हमारे साथ हो गई कि हमें जो ज्ञात हुआ था कि आपने इस वर्ष बीपीएससी द्वारा जो आयोजित किया गया था शिक्षक भर्ती का परीक्षा, उसमें सर आपने 10+2 की परीक्षा में सफलता हासिल किया है। उसके लिए तो पहले सबसे पहले मैं आपको बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा सर। और इससे जुड़ा एक सवाल और आपसे जानना चाहूँगा कि वर्तमान समय में जो बीपीएससी के द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया, आपके द्वारा पढ़ाए इस विद्यालय से जो कई बच्चों का सफलता हासिल हुआ है, उसके लिए सर क्या संदेश देना चाहेंगे जो अपने कर्तव्य का सही से निर्वहन कर सके और एक अच्छे समाज का विकास में भूमिका दे सके? सबसे पहले आपने मुझे धन्यवाद दिया, इसके लिए आपका शुक्रिया करता हूं। और वैसे तमाम सफल अभ्यर्थी जो बीपीएससी टीचर वाला पास करके आज वो प्रशिक्षण में हैं, तमाम को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, आभार। जहां तक मेरा सवाल है तो मैं +2 के लिए क्वालिफाई किया हूं। जी सर। लेकिन मैं डीवी नहीं कराया जी और निर्णय है कि नहीं कराऊं, जी क्योंकि पटना दे दिया गया और पटना काफी दूरी है, इस कारण से मैं डीवी नहीं कराया। जी सेकेंड चांस में देखूंगा, सेकेंड बार में जो नवंबर में फॉर्म फिलअप होगा मैं उसमें फिर से बैठने का प्रयास करूंगा जी सर। और चाहूंगा कि घर के नजदीक हो जाए तो वहां फिर डीवी करा लूंगा। सर ये जो छात्र असफल हो गए सर, उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे सर? क्योंकि अक्सर देखा गया है कि सफल छात्रों के बारे में सभी बोलते हैं, असफल छात्रों के बारे में किसी का ध्यान नहीं जाता है। जबकि हमें ज़्यादातर असफल छात्रों के प्रति ध्यान देना चाहिए और उनका मोटिवेशन बढ़ाना चाहिए ताकि वे सफल हो सके, आगे बढ़ सके। सर उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सबसे पहले एक बात छूट गई थी कि जो सफल हो गए हैं जी, और आज शिक्षक के रूप में उनकी ज्वाइनिंग भी होने जा रही है, जी, तो ऐसे तमाम खास करके इस विद्यालय से पास आउट या नहीं भी पास आउट है जी। जो आज शिक्षक बन गए हैं, वैसे तमाम नए शिक्षकों से कहना चाहूंगा कि आप शिक्षक बने हैं, आपका काम है विद्यार्थी को पढ़ाना, जी सर। और आप शिक्षक ना बने, आप गुरु बने। जी सर। और गुरु और शिक्षक में फर्क है। आप सिलेबस को सिर्फ मत देखें, जी, विद्यार्थी के तमाम सर्वांगीण विकास की ओर देखें, जी, उसमें अनुशासन बढ़ने काम करें। जी, आप जो क्लास में पढ़ाने के लिए जाएं जी, तो आप खुद पढ़ करके जाएं। जी, आप यूं ही पढ़ा सकते हैं क्लास में जाकर के, जी, लेकिन वो प्रभावकारी नहीं होगा। जी, न विद्यार्थी को बहुत ज्यादा उसका लाभ होगा, न तो आपको लाभ होने वाला है। जी। अगर आप पढ़ा करके जाते हैं क्लास के अंदर में तो फिर आप सफल होते हैं और आपको एक प्रैक्टिस मिलती है और काफी ज्ञानवान आप स्वयं होते हैं। जी। विद्यार्थी तो होता ही है। तो नए टीचरों को जो आज विद्यालय में जाकर के पढ़ाई करने वाले हैं, मैं उनसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि आप जब भी क्लास में जाएं तो अपना सिलेबस के आधार पर जो पढ़ाना चाहते हैं आप क्लास में, उसका अध्ययन करके जरूर जाएं और विद्यार्थी में अनुशासन कायम करके आप पढ़ाई करें जी, और उसके सारे चीजों को देखते हुए आप उसका अध्यापन कराने का काम करें। जहां तक असफल छात्रों का सवाल है, देखिए कुछ ही मार्क्स के कारण कोई सफल हो जाते हैं, कोई असफल हो जाते हैं। तो सबसे पहले असफल छात्रों के बारे में कहना चाहेंगे कि जो आप असफल जरूर हो गए हैं, जी, लेकिन आप में मेरिट की कमी है, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। आप में मेरिट है। जी सर। आप कुछ होता है, परीक्षा के दरमियान बहुत सारे हालात होते हैं जो जानकार लोग भी नहीं सही कर पाते हैं। जी, तो कुछ मार्क्स से अगर आप छूट गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप में टैलेंट की कमी है, जी सर। आप में ज्ञान की कमी है, मैं ऐसा नहीं मानता। जी सर। और जो सफल हो गए हैं उसमें बहुत ज्यादा टैलेंट है, मैं ऐसा भी नहीं जी मानता। सर। तो आप घबराएं नहीं, आप एनालिसिस करें कि मेरे अंदर में कमियां कहाँ रह गई है और कमियों को दूर कर करके आप फिर से एग्जाम दें और आप निश्चित तौर पर सफल होंगे। लेकिन सबसे पहले आप अपने कमियों को ढूंढने का प्रयास करेंगे और ढूंढ करके उस पर काम करके अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आप सफल जरूर होंगे और समाज, परिवार और जाना पहचाना लोग आपको हतोत्साहित करने काम करेंगे कि देखिए सफल नहीं हो पाया। लेकिन वैसे तमाम असफल विद्यार्थी कहना चाहूंगा, आप हौसला को मत गंवावें, आप हौसला रखें
आप में टैलेंट है, जी आप कुछ ही मार्क्स से पीछे रह गए हैं और आने वाला कल में आप जरूर सफल होंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। सर, आगामी बीपीएससी द्वारा शिक्षक भर्ती का परीक्षा का आयोजन दिसंबर के महीने में होना है। वैसे छात्र जो पहली बार परीक्षा में सम्मिलित होंगे, उनकी क्या रणनीति होना चाहिए सर? 1 to 5 का एग्जामिनेशन दिसंबर में नहीं होगी। जी सर, 6 से लेके 12 तक 6 का to होगा। 8 वाले या 9 से 9 10 और फिर 11 से 12, जी सर। ये 3 तरह के प्रतिभागी होंगे। जी तो ये 3 तरह के प्रतिभागी, सबसे पहले 6 to 8 के लिए कहना चाहूंगा कि 6, 7, 8 क्लास के सरकारी स्कूल में जो पढ़ाई जाने वाली जो किताबें यानी बीटीसी की किताबें कहती हैं, जी सर। बिहार टेक्स्ट बुक की किताबें हैं, उसको खरीदें। एनसीईआरटी की 6, 7, 8 क्लास की किताबें खरीदें जी और दोनों का अध्ययन करें जी और स्वयं ऑब्जेक्टिव को तैयार करके और आप करें, आप 100% आप सफल होंगे। यही चीज 9, 10 के लिए है कि आप बीटीसी और एनसीईआरटी बुक आप 9, 10 के लिए खरीदें और उसका अध्ययन करें। और 11, 12वीं के परीक्षार्थियों के लिए भी यही कहना चाहेंगे, प्रतिभागियों के लिए यही कहना चाहेंगे कि आप 11, 12वीं के टेक्स्ट बुक जो बिहार सरकार के द्वारा छपी जाती है और एनसीईआरटी बुक, ये दोनों किताबें, दोनों प्रकाशन की किताबें खरीदें और फिर आप जरूर सफल होंगे। आप इसका अध्ययन करें। जहां तक कि करंट अफेयर्स की बात है या जनरल स्टडीज की बात है, तो उसके लिए करके तो आपको लुसेंट पढ़ना चाहिए। आप यूट्यूब का अधिक से अधिक प्रयास करें, उसको देखने का प्रयास करें। और गूगल से बहुत सारे ऐसे साइट हैं, मैं कुछ साइट का नाम बताना चाहूंगा। जैसे आप डिस्कवरी भारत.org, फिर आपका यूट्यूब एक चैनल है जिसमें मैथ वाटिका नामक एक चैनल है, वो सारा देखने का प्रयास करें, आप जरूर सफल होंगे। तो जिस समय हम लोगों को ये ज्ञात हुआ था कि आप 10+2 के शिक्षक के रूप में चयनित हुए हैं बीपीएससी के द्वारा आयोजित परीक्षा में, और आपने पहला जो चॉइस दिया था वो सर पटना डिस्ट्रिक्ट दे दिया था, तो हम सबों में एक दुख था कि आप हम सबों को छोड़कर अब चले जाइएगा। यहाँ तक कि हमने जब बच्चों से बात किया था कि सर शायद कुछ दिन के ही मेहमान इस स्कूल के लिए हैं और हम सबों को छोड़कर चले जाने वाले हैं, तो बच्चों में भी एक दुख था कि सर इतने अच्छे मेंटोर हैं, इतने अच्छे शिक्षक हैं, इतने अच्छे तरीके से सरल स्वभाव से पढ़ाते हैं, अब हम सबों को छोड़कर चले जाएंगे, तो एक दुख था। लेकिन आपने जब कहा कि हमने डीवी नहीं कराया, तो उन सब बच्चों में एक मेरे ख्याल से संदेश देना चाहूंगा कि सर हमारे साथ बने रहेंगे, इस विद्यालय में अपना योगदान अनवरत देते रहेंगे। सर लास्ट में सर आपसे एक संदेश जो हमारे छात्र छात्राओं के लिए, जिससे कि उनके अंदर एक ऊर्जा का संचार आए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे, इसके लिए सर एक संदेश चाहेंगे। मेरे तमाम साथियों को और मेरे जानने वाले को कंफ्यूजन दूर करना चाहूंगा। मैं निश्चित तौर पर पहले बताया कि पटना मुझे अलॉट हुआ था जिला, और काफी दूरी में बात कहा था। आपने सही कहा कि मैं फर्स्ट चॉइस पटना ही दिया था। फर्स्ट चॉइस पटना जिला देने के पीछे मेरा मकसद था कि मैं जब मुझे बातें जो जानकारियां प्राप्त हुई थी, वो आने वाला कल में वो गलत साबित हुई। जानकारियां ये प्राप्त हुई थी कि मुझे ये जानकारियां प्राप्त थी कि जब मैं राजकर्मी का दर्जा प्राप्त कर लूंगा तो मैं फिर से बीपीएससी के एग्जामिनेशन में अधिकारी बनने के लिए मैं फिर से एग्जाम में बैठ पाऊंगा, क्योंकि एज एक मेरा एक्सपायर कर चुका है और मैं अब नहीं बैठ सकता हूं। लेकिन राजकर्मी को 5 साल का छूट मिलती है, तो राजकर्मी प्राप्त करने के बाद मैं 5 साल बैठ सकता था, ऐसा नियम है। जी सर। लेकिन वो हमारा गलतफहमी था। मुझे जो जानकारियां देने वाले अच्छे अच्छे लोग थे, उन्होंने कहा था कि जैसे ही आप राजकर्मी का दर्जा प्राप्त कर लेंगे वैसे आप फिर से बैठना शुरू कर देंगे। लेकिन मैंने इसी कारण से मैंने फर्स्ट चॉइस पटना दिया था कि मैं पटना में अगर मेरा सिलेक्शन हो जाता है तो वहां पर कम से कम शाम में टाइम में मैं बीपीएससी कोचिंग कर पाऊंगा। दूसरा कोई मोटो नहीं था। लेकिन फॉर्म वगैरह भरा जाने के बाद, एडमिट कार्ड जारी हो जाने के बाद मुझे फिर से जानकारियां प्राप्त हुई कि ऐसी बातें नहीं है। आप अगर राजकर्मी दर्जा प्राप्त आपका हो जाता है तो 5 साल, ये 3 साल के जो प्रोबेशन पीरियड है
3 साल के बाद ही आपको बैठने की इजाजत मिलेगा। 3 साल सेवा देना होगा। देना होगा, तभी आपको फिर 5 साल का लाभ मिलेगा। और फिर जब उसको कैलकुलेशन करने के बाद ये ज्ञात हुआ मुझे कि मैं ऐसा फिर से हो सकता है कि एक बार बैठ पाऊं या नहीं बैठ पाऊं, ये वैकेंसी निकलने के समय पर डिपेंड करेगा। तो हमको लगा कि मैं अब नहीं बैठ पाऊंगा, अगर बैठ भी पाऊंगा तो एक बार बैठ पाऊंगा। इसीलिए मैंने डीवी नहीं कराया पटना के दृष्टिकोण से। अगर मेरा सेकंड चॉइस भागलपुर था और भागलपुर हो जाता तो मैं निश्चित तौर पर करा लेता। और मैं फिर से बीपीएससी के एग्जामिनेशन जो दिसंबर में होने वाली है टीचर वाली, मैं फिर से फॉर्म भरने का प्रयास करूंगा। मैं चाहूंगा कि भागलपुर फर्स्ट चॉइस दूं, अगर वहां सिलेक्शन होता है तो वहां पे ज्वाइनिंग कर सकता हूं। जहां तक कि तमाम विद्यार्थियों, चाहे वो कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो या फिर विद्यालय में या कॉलेज में अध्ययनरत है, उसे तमाम विद्यार्थियों को यही कहना चाहूंगा कि आप गार्जियन की बात, टीचर्स की बात, समाज की बात, परिवार की बात, सगे संबंधी की बात ना करके आप स्वयं की बात करें कि आपका लक्ष्य क्या है, आप क्या करना चाहते हैं। और लक्ष्य प्राप्त करने की ओर आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी बाधाएं झेलनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप हर हमेशा लक्ष्य की ओर ध्यान देंगे तो आप जरूर सफल होंगे। लेकिन आज की युवा जो एक भटकाव की राह पर है, और मैं बार बार कई सभाओं में मैं कहा भी हूं कि मोबाइल का जो विज्ञान है, जो विज्ञान की देन है मोबाइल के रूप में, तो यह जहर भी है और अमृत भी है। विद्यार्थी इस मोबाइल का प्रयोग अमृत के रूप में करना चाहेंगे या जहर के रूप में करना चाहेंगे। अगर आप जहर के रूप में मोबाइल का यूज करेंगे तो आप कदापि सफल नहीं हो सकते, और अगर आप इसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए चाहेंगे तो आप जरूर सफल होंगे। आज का टाइम का मोबाइल ज्ञान का खजाना है, आप इसे अधिक लें, अनुशासित जिंदगी जिए, और जब आप सेल्फ स्टडी अधिक से अधिक दें, कोचिंग और स्कूल और कॉलेज आपको सफल नहीं कर सकते, आपको दिशा दिखा सकते हैं, आपको एक मोटिवेट कर सकते हैं। आपको अगर सफल होना होगा तो आपको सेल्फ स्टडीज करनी होगी। बिना सेल्फ स्टडीज से आप जब तक 6 से 8 घंटा, मैं कम बता रहा हूं, मैं कहना चाहूंगा कि 12 से 13 घंटा पढ़ें प्रत्येक दिन, अगर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो। नहीं तो आप चाहेंगे कि 2-3 घंटा पढ़ करके मैं सफल हो पाऊंगा, अपवाद में हो सकते हैं आप सफल हो जाएं, लेकिन व्यवहारिक पक्ष में ऐसा होता नहीं है। और बहुत जो भी सफल हुए हैं वो काफी सेल्फ स्टडी और हार्ड वर्क कर करके, गुरु का सहयोग, गुरु का सिखाए गए मार्ग, स्कूल कॉलेज के बताए मार्ग पर चल करके, वहां पर बताए गए अध्ययन अध्यापन के मार्ग पर चल करके वो सफल हुआ है। तो खास करके तमाम स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले और प्रतिभागी जो विभिन्न कंपटीशन की तैयारी या कमीशन की तैयारी में लगे हुए हैं, आप प्रण कर लें कि मुझे ये लक्ष्य हासिल करनी है। और खास करके मैं इस आपके चैनल के माध्यम से इस बार के 67वीं बीपीएससी में जो सफल तमाम जो प्रतिभागी हुए हैं, और सम्मेली परिक्षेत्र से भी बहुत सारे प्रतिभागी सफल हुए हैं, तो मैं सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। और आपसे प्रेरणा निश्चित तौर पर इस क्षेत्र के लोगों को मिलेगा, और कई आने वाला कल में कई लोग सफल होंगे, कई बीपीएससी और यूपीएससी का अधिकारी बनेंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है, ऐसा मेरा मानना है। सर ने कहा कि बिना संघर्ष की सफलता नहीं मिल सकता, आपको एक कठिन संघर्ष करना होगा, अत्यधिक समय देना होगा पढ़ाई पर, मोबाइल का सदुपयोग करना होगा, अच्छे अच्छे वेबसाइटों के बारे में भी सर ने बताया जहां से आप स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। सर ने कई अध्ययन से जुड़ी चीजों को बताया। इसके लिए सर एक चीज और करना चाहूंगा, आपका इजाजत हो तो। जी सर, जी सर। कि मैं तो भले सफल नहीं हो पाया, जी सर, लेकिन मैं तमाम आपके चैनल को देखने वाले तमाम प्रतिभागियों को, तमाम छात्रों को, चाहे वो किसी भी क्लासेस का हो या कंपटीशन या कमीशन देने वाला, अगर आप मुझसे हेल्प लेना चाहते हैं तो शायद आप लोग, तमाम लोगों के पास मेरी मोबाइल नंबर है। आप कभी भी 24 घंटा में कभी भी आपको लगे कि सर से कुछ अनुभव लेना चाहिए या कुछ जानकारियां प्राप्त करनी चाहिए, तो मैं इस मिट्टी का बहुत ज्यादा फायदा मुझे इस मिट्टी का हुआ है। मैं चाहता हूं, मैं ऋण इस मिट्टी को तो नहीं चुका पाऊंगा, लेकिन क्षेत्र के लोगों को आगे बढ़ाने का जहां तक संभव हो पाएगा मैं प्रयास करूंगा।
मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि सर हमेशा कोऑपरेटिव रहे हैं। सर ने बीपीएससी और यूपीएससी के छात्रों को पर्सनली सुझाव दिया है, सलाह दिया है। एक मेंटोर के रूप में, कोच की भूमिका में सदैव हैं और अब भी अनवरत लगे हुए हैं। सर ने एक समय था जब इसी विद्यालय में निःशुल्क बीपीएससी के तैयारी करने वाले छात्रों को अलग से पढ़ाया करते थे अपने स्कूल आवर को छोड़कर। तो सर हमेशा इस क्षेत्र के छात्र छात्राओं के प्रति अपनी सहानुभूति और प्रेम, अपना भाव प्रकट करते रहते हैं। सर इसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आपसे हम सब ने बहुत कुछ सीखा है और आपके इस संघर्ष, आपके मेहनत को देखकर ही हम लोगों ने एक बड़े मार्ग के तरफ अपना झुकाव प्रकट किया और अभी भी हम तैयारी के प्रति लगे हुए हैं। आपका आशीर्वाद हम चाहेंगे कि आने वाले समय में जिस तरह से समेली के क्षेत्र में सफलता मिल रही है, कई अभ्यर्थी सफलता को हासिल कर रहे हैं, हम सबों को सफलता मिले और आपका प्यार यूं ही बनता रहे। इतना समय देने के लिए सर सबसे पहले हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे और धन्यवाद करेंगे कि आपने अपना बहुत ही कीमती समय देकर हमारे दर्शकों को, हमारे अभिभावकों को, हमारे छात्र छात्राओं को जो ज्ञान दिया है वो सदैव उनके लिए एक तैयारी के मार्ग में प्रशस्त करेगा और उन्हें सफलता हासिल कराएगा। इस वक्त हमारे साथ जो शख्स थे वो आप सबों को पता है, +2 धर्मपुर गांधी उच्च विद्यालय कृष्णा नगर के सबसे लोकप्रिय शिक्षकों में से एक श्री अरविंद कुमार आनंद जी। इन्होंने अपना बहुत ही कीमती वक्त हम सबों के बीच साझा किया और तैयारी से जुड़े, चाहे वो 9th 10th का हो, चाहे वो 11th 12th का हो, चाहे वो बीपीएससी या यूपीएससी का हो या आगामी आने वाले शिक्षक भर्ती के परीक्षा का हो, इन सब के लिए सर ने एक विशेष रूप से अपना एक विशेषता के साथ जो अनुभव साझा किया है उसके लिए सर को तहे दिल से शुक्रिया। और सर ने एक बड़ी ही अच्छी बात आप सबों के बीच जानकारी साझा किया कि जो भी छात्र छात्राएं सर से पर्सनली या फिर अगर उनके पास सर का नंबर नहीं हो तो इस विद्यालय में आकर सर के साथ अपने समस्याओं को साझा कर सकते हैं, अपने तैयारी से जुड़े चीजों की जानकारी हासिल कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये पहल अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि अनेकों छात्र छात्राओं तक पहुंचे और इसका लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।